की हो बिहार में काबा, बिहार में नीतीश बा, और राजग के प्रचंड जीत बा। बिहार में नीतीश बा लेकिन एक की बा, ई हो लिट्टी चोखा, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस से न पैलस धोखा। और बिहार के चुनाव के रण में इस लिट्टी चोखे का खास महत्व रहा, जहां बीजेपी के नेताओं ने लगातार पूरे कैंपेन के दौरान जब बाहर से नेताओं को बुलाया, उन सभी नेताओं को लिट्टी का स्वाद चखाया। और आज फिर बीजेपी के पास एक बड़ा मौका आया है, जब इस लिट्टी के चोखे का स्वाद पूरा हिंदुस्तान चख रहा है और बिहार प्रचंड जीत के साथ एक नए जनादेश के साथ 2025 से 30 के लिए बढ़ रहा है। और इस मौके पर जीत की इन तमाम समीकरणों को, हार के कारणों को चर्चा करने के लिए, उस पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार की माटी से रिश्ता रखने वाले जाने माने राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार झा और मेरे सहयोगी पत्रकार कृष्ण कुमार चौहान। चौहान साहब, ये जो जीत आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? इस तरह की जीत की आपने कोई आकलन किया था, कोई अनुमान था आपका? देखिए, अनुमान की बात तो ऐसी है कि अनुमान तो पहले बीजेपी या एनडीए को भी इतना अनुमान नहीं था कि इतनी सीटें आ जाएंगी। भले ही महागठबंधन के नेता ये कह रहे थे कि हम 200 पार जाएंगे, लेकिन इसका उलट हुआ। बीजेपी और एनडीए 200 के पार गए। लेकिन इसकी बात चर्चा चलती रहेगी। पहले लिट्टी चोखा का स्वाद जरा चखाइएगा। बिल्कुल, भूखे पेट हरि भजन न होई गौपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो चौहान साहब, अगले अगले विप्रणाम। राकेश जी, आप जो है लिट्टी चोखा के स्वाद के साथ हमारे दर्शकों तक भी इसका स्वाद पहुंचाइए। आज बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह की मेहनत के साथ एक जीत का स्वाद चखा, इस तरह से आप भी स्वाद चखिए। हमारे चौहान साहब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले हमारे चौहान साहब बिहार के इस चोखे रंग में हमारे साथी बनेंगे। चौहान साहब, आप भी लिट्टी चोखा का स्वाद चखिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि जो बिहार की माटी पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे लंबे समय से, उन्होंने किस तरह का स्वाद वहाँ चखा है। लिट्टी चोखा के स्वाद के साथ आपको नए बहुत सारे सवालों के माध्यम से बहुत सारे जवाब मिलेंगे, इस जीत के कारण मिलेंगे, हार के कारण का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या कुछ खास रहा है बिहार के चुनाव में जिसकी हमें यहाँ चर्चा करनी चाहिए। और राकेश जी, बड़ा बढ़िया हुआ, एकदम बेजोड़ लागत आ रहा। बिहार की माटी से आपने जैसा कहा, बिल्कुल वहाँ की जो ये प्रसिद्ध डिश है जिसको लिट्टी चोखा कहा जाता है, यह बिल्कुल एक ऐसा तत्व इसमें शामिल है जो सभी के घर में वहाँ पे मिल जाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत नहीं होती है और यही वहाँ की खुशबू है। यदि आप मिथिलांचल का दौरा करेंगे, जहाँ से मैं आता हूँ, तो वहाँ पे चूड़ा दही मिलता है और चूड़ा दही का भोज होता है। अभी अभी मुझे फ़ोन आया कि हमारे यहाँ के जो विधायक महोदय जीते हैं, तो वहाँ पे चूड़ा दही का भोज सुबह में होगा और शाम को मछली 30 किलो मछली जो है वहाँ मधुबनी में आदर्श नगर कॉलोनी के जो निवासी हैं उन्होंने दिया है। तो कहीं न कहीं जो एक वहाँ की सांस्कृतिक परंपरा है सेलिब्रेट करने की, मिठास की। और मुझे याद है कि प्रोफेसर हरिमोहन झा हुआ करते थे जो काफ़ी बड़े व्यंगकार थे। उन्होंने कहा कि जब भी उनके यहाँ कोई भिजो करने के लिए आता था तो उनके घर के सामने में एक घास की पट्टी होती थी, तो बोलते थे कि आप सीधे आ जाओ, उस घास की परवाह नहीं करो, क्योंकि भिजो का महत्व, भोज का महत्व, लिट्टी चोखा का महत्व या कहें कि चूड़ा दही का महत्व बिहार के अंदर में काफ़ी है। और अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वहाँ पे ये मिठास का काम करता है, सामाजिक समरसता का काम करता है। और एक मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं जब भी वहाँ पे गए हैं तो इन अलग अलग जो पहचान, जैसे मनेर का खाजा है, लड्डू है या सिलाव का खाजा है, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोग खाए हैं, उसका स्वाद लिए हैं और इससे उनको पॉलिटिकल माइलेज भी मिला, क्योंकि वहाँ के जो हलवाई हैं, वहाँ के जो बनाने वाले लोग हैं, वहाँ की जो एक सांस्कृतिक ताना बाना है, उनको अपनापन लगता है। जैसे आप लिट्टी चोखा देखते हैं, यहाँ पे दिल्ली में दिल्ली हाट है, तो दिल्ली हाट में सभी राज्यों की जो है वहाँ पे है। तो आज आपने MH1 के स्टूडियो में मुझे ये नवाचार दिख रहा है, क्योंकि यहाँ का जो वहाँ की जो खुशबू है यहाँ पे स्टूडियो में दिख रही है, माटी की खुशबू दिख रही है। जैसे पंजाब के अंदर में आप साग की रोटी और सरसों की साग और मक्के दी रोटी खाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आयोजन है बहुत ही मंगलमय है और आपको इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं और इसी पे आगे चर्चा भी करेंगे। चुनाव की बात चली है तो चुनाव की बात चली तो हमें याद करना होगा खास डिश के तौर पर गोहाना की जलेबी को, जिससे ये तय हुआ कि हर चुनाव में वहाँ के स्थानीय डिश को एक विशेष दर्जा मिलने लगा। इसी बात चल पड़ी तो मुझे एक बात ध्यान आई
कि प्रोफेसर हरिमोहन झा जी का हरियाणा से भी संबंध था। अच्छा। चौहान जी जानते हैं क्या संबंध था? मैं बताता हूँ आपको। प्रोफेसर हरिमोहन झा जी को हम लोग खट्टर काका से कह के बुलाते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्हें भी खट्टर काका ही कहा जाता है। तो उस नाते अच्छा से उनका बड़ा गहरा रिश्ता रहा है हरियाणा से। अच्छा अच्छा और अच्छा। जहाँ हाँ तक रही बात दही चूड़ा की, चूड़ा दही की, तो बिहार का जो भोजपुर क्षेत्र है, जहाँ चूड़ा दही एक फेवरेट महत्वपूर्ण डिश है, हमारे यहाँ वहाँ पहुँचते पहुँचते मिथिलांचल में वो दही चूड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ चूड़ा दही नहीं, दही चूड़ा खाया जाता है। दही चूड़ा और जी। दही चूड़ा जीत का मौका है तो जाहिर बात है दही चूड़ा ही चलेगा और लिट्टी चोखा चलेगा। क्यों केहन बा लिट्टी चोखा? एकदम इंटरनेशनल बा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बा। लिट्टी चोखा में मिठास है कि नमक है कि नमकीन है, कैसा लगा? देखिए इस लिट्टी चोखे का स्वाद हमें तो जैसा भी लगा हो, लेकिन सबसे बढ़िया स्वाद नीतीश कुमार को लगा है इसका, और बीजेपी को लगा है, और एनडीए को लगा है। जिस तरह की जीत उन्हें मिली है, ये लिट्टी चोखा उनके लिए बिल्कुल एकदम स्वादिष्ट हो चुका है। बिल्कुल। वैसे तो लिट्टी चोखा नमकीन होता है, लेकिन आज जीत का मौका है और इसमें मिठास महसूस कर सकते हैं हम। और मिठास की बात चल रही है तो बात होगी मीठी, मिठाई, चीनी और उस सब का रूट शुगर मिल, क्योंकि बिहार एक ज़माने में एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल जो है बिहार में थी, और इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा शुगर मिलों का पुनः चालू होना। हाल ही में सीतामढ़ी की रीगा चीनी मिल को शुरू कर दिया गया है दोबारा, और इस आधार पर लोगों को वोट मिले हैं। देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ के सांसद लगातार इसे चुनाव में गिनवा रहे थे अपनी उपलब्धि के तौर पर। अमित शाह जी ने वायदा किया था, और अमित शाह जी ने इस बार वायदा किया है कि वहाँ के सभी चीनी मिलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो क्या उम्मीद करें ये शुगर मिल दोबारा शुरू हो जाएंगे राकेश जी? तो क्या बिहार की स्थिति में कुछ बेहतरी, कोई सुधार आ पाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा है तरुण जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ की बौद्धिक संपदा है, तो बौद्धिक संपदा के साथ साथ जो भौगोलिक संपदा है, चाहे वहाँ पे पानी है, चाहे बाकी चीज़ें हैं, उन ऐसी तमाम चीज़ों को संग्रहित करने की ज़रूरत है। मुझे एक बात याद आ रही है स्वामीनाथन साहब की। जैसे उन्होंने अनाज के क्षेत्र में कहा कि पूरे भारत में बैंकिंग की तरह ग्रिड बने, जिस तरीके से आजकल 4G 5G की है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे शुगर चीनी मिल जिसको आप कह रहे हैं वो भी बने, साथ में वहाँ पे लाइब्रेरी रूपी ग्रिड बने, जो पहले डिबेट्स के लिए, टॉक्स के लिए, जहाँ आपने मंडन मिश्र का नाम आपने जिक्र किया, बाकी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें होती रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति जिस तरीके का है, यदि ब्लू कलर जॉब करने वाले लोग हैं, वाइट कलर करने वाले लोग जॉब है, तो इस तरीके से वहाँ पे होगा। और मैं मानता हूँ कि वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उर्वरा है। और पान मखान, आज मखान देखिए, आपने बिहार का जिक्र किया, लिट्टी चोखा का जिक्र किया, खाजा का जिक्र किया, मनेर के लड्डू का जिक्र किया, तो मखाना का जिक्र मिथिलांचल से, चूँकि मिथिलांचल के अंदर पहली बार चौहान साहब 10 में से 9, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का भी रिकॉर्ड आया है कि 10 में से 9 सीट एनडीए को मिला है, सिर्फ एक सीट बिस्बी से जो है आरजेडी के जो है आसिफ मोहम्मद जी, उनको मिला है। तो यह थम्पिंग विक्ट्री, यह मेजोरिटी विक्ट्री, ये अप्रत्याशित विक्ट्री निश्चित रूप से वहाँ पे वहाँ की जो बानी है, वहाँ की जो उर्वरा शक्ति है, उसको और बढ़ाए सरकार, नीतीश सरकार, तभी जाके उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। मखाना जो पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से मखाना की ब्रांडिंग की है, उसे सुपर फूड के तौर पर प्रचारित किया है, वो एक नया इंडस्ट्री एस्पेक्ट बन चुका है, और उस दिशा में बहुत बड़ा काम किया जाता है। मखाना की मार्केटिंग जिस बड़े पैमाने पर हो रही है, वहाँ प्रोडक्शन बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर होता है, विशेष रूप से मिथिलांचल के क्षेत्र में। तो यदि मखाना जिस तरह से इसे चुनाव में वादा किया गया, मखाना के लिए एक अलग बोर्ड बनाया गया, उसे जीआई टैग दिलवाया गया है, तो उसे अगर आगे बढ़ाया जाता है तो बिहार की इंडस्ट्री पर, बिहार के उद्योगों को, बिहार में रोजगार की संभावनाओं के लिहाज से ये एक बड़ा अवसर बन सकता है, बड़ी जो है लोगों के हाथ अपॉर्चुनिटी लग सकती है। चौहान साहब, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने देखा है चीनी मिल अगर किसी इलाके में लगे और गन्ने की पैदावार ज़्यादा हो तो वहाँ की इकोनॉमी कैसे बदल सकती है। और इस बीच में मखाना एक सुपर फूड के तौर पर उभरा है, जो मखाना ये मुझे नहीं लगता कि मिथिलांचल के अलावा किसी और क्षेत्र को उस मखाना स्तर में पे नहीं होता, इस तरह का बिल्कुल। उत्पादन कहीं नहीं होता है, और इसका जो फल बिहार को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, इससे बिहार का सूरत हाल बदल सकता है क्या? देखिए बिल्कुल, जहाँ भी इंडस्ट्री विकसित होगी उसके लिए सबसे जरूरी है हमारी कृषि। अगर कृषि अच्छे से करेगी, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, अगर खेती अच्छी होगी तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, पलायन रुकेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिहार के अंदर क्या, पलायन है। पलायन अगर रुक गया एक बार तो बिहार विकसित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इस बार नीतीश कुमार एक बार फिर आ गए,
20 साल करीब उन्होंने शासन कर लिया, 20 से 22 साल, अब फिर आ गए। अब वो कह रहे हैं कि तेजी से विकास करेंगे। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन यही है कि बिहार से पलायन रुके, और एक चुनाव में मुद्दा रहा है सबसे बड़ा। अब पश्चिम यूपी को देख लीजिए, पश्चिम यूपी में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो मोदी ने इसके लिए पीएम मोदी ने सबसे बड़ा इसके लिए काम किया कि मिलों को सब्सिडी दी, जो किसानों का पेमेंट रुका रहता था उनको पैसा दिया मिलों को। और मिलों के साथ एक सबसे बड़ा काम ये किया चीनी मिलों के साथ, क्योंकि अब क्या है, एक पेट्रोल में जो मिलाया जा रहा है क्या नाम है, एथेनॉल, एथेनॉल को सब 10% पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। इससे क्या है, किसानों का सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर चीनी मिल की आमदनी बढ़ेगी तो किसान की भी आमदनी बढ़ेगी। तो यही विजन देखकर पीएम मोदी ने अब बिहार में जो चीनी मिल है उनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा, और नीतीश कुमार मुझे लगता है 5 साल में इस पर जरूर काम करेंगे। बिल्कुल, बिहार के रोड मैप में ये एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा अगर इस दिशा में काम होता है। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा बिहार का जो नतीजा आज आया है। इसका रोड मैप बहुत पहले समय से बनने लगा था। बीजेपी ने जिस तरह की थंपिंग विक्ट्री हासिल किया, स्ट्राइक रेट अच्छा रहा बीजेपी का, एलजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, जेडीयू का भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी रणनीतियों ने काम किया है। एक रणनीति जो नीतीश कुमार को चेहरा नहीं घोषित किया बीजेपी नेतृत्व ने से चेहरे के तौर पर नहीं प्रचारित किया, इससे लगता है कि आपको एनडीए को कोई नुकसान हुआ है और ज़्यादा सीटें मिल सकती थी, या कोई फायदा हुआ है विशेष? राकेश जी। देखिए, इसमें तरुण जी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से चौहान साहब ने कहा पिछले 20-22 सालों में उनकी एक अपनी अलग छवि रही है, और पर्सनैलिटी कल्ट होने के कारण वहाँ पे जो उनकी बेदाग छवि रही है, साफ सुथरी छवि रही है, और साथ में जो उन्होंने एक लीगेसी तैयार किया है। इसको देखिए, आप ये जैसे एक प्लांट लगाते हैं, आपको मैंगो मिलता है तो उसका बहुत सींचना पड़ता है। तो उन्होंने जो फर्स्ट पेज ऑफ गवर्नेंस है उसमें रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सोशल सिक्योरिटी, इन तमाम ऐसे इश्यूज़ को उठाया, और फिर उनको लगा कि इस तरीके से चीज़ें हम करेंगे। तो हमेशा उन्होंने महिलाओं को सेंटर स्टेज में रख के, महिलाओं को सशक्तिकरण, एंटी करप्शन, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें उनकी छवि को सरकार ने और हमारी जो बीजेपी की जो सत्ता है उसको पहले मान चुकी थी कि यही हमारे नेता है, और माननीय मोदी और अमित शाह जी ने भी सभी जगह कहा कि ये हमारे हैं। तो मुझे नहीं लगता है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान और प्लस माइनस, बल्कि उल्टा इनको प्लस ही हुआ है, क्योंकि यदि बाकी चेहरे घोषित होते तो शायद बीजेपी को कुछ नुकसान भी सहना पड़ सकता था, क्योंकि मोदी और नीतीश की जोड़ी ये एक बहुत बड़ी जोड़ी है, और बाकी लोग उसके पीछे पीछे बारात हैं। बिल्कुल, मोदी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हुई, ये जो है नारा काम कर गया। मैं जानना चाहूँगा चौहान साहब, जिस तरह से इन्होंने कहा, एक ऐसी थ्योरी मुझे भी जानने में आई कि अमित शाह जी ने इनको एक चतुर रणनीति के तहत नीतीश जी को अपना चेहरा नहीं बनाया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि विपक्षी दलों को लगा कि नीतीश उनके खेमे में जा सकते हैं, और उन्होंने नीतीश कुमार की खूबियाँ गिनवानी शुरू कर दी, और नीतीश कुमार के लिए वोटर्स के बीच एक सॉफ्ट कॉर्नर बना, और बाद में नीतीश एग्रेसिवली पिच पर उतर गए और अपने लिए बैटिंग करने लगे। और इस सब का नतीजा हुआ कि नीतीश एक बड़ा कल्ट बनकर उभरे, नीतीश एक विश्वास का चेहरा बनकर उभरे, नीतीश एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे 20 साल में न तो उनके जो है उनके दामन भ्रष्टाचार का दाग है, और न ही नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद का बढ़ावा दिया। और नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से कायम किया बिहार में, बिहार जिस तरह से जंगल राज के दौर से बाहर निकला, तो ये कहने में लोगों की जुबान पर यह बात थी कि नीतीश कुमार को बिहार ने रहने लायक बनाया है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को न प्रोजेक्ट करके बीजेपी ने गलती की, या एक कुशल रणनीति रही? और नीतीश कुमार अब आगे मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, दोनों स्थिति में क्या नीतीश कुमार बीजेपी के लिए एसेट हैं या लाइबिलिटी हैं? देखिए, अभी तो ये कह सकते हैं कि ये एक कुशल रणनीति रही, क्योंकि अब जीत गए तो जीत के बाद तो सब यही कहेंगे कि भाई कुशल रणनीति रही। लेकिन बीजेपी के लिए नीतीश कुमार एक एसेट है, क्योंकि केंद्र में भी उनका गठबंधन है, समर्थन है। अब राज्य में भी उनकी सरकार काफ़ी सालों से चली, बीच में 1-2 बार नीतीश कुमार इधर से उधर हुए, लेकिन नीतीश कुमार की ब्रांडिंग जो 20 साल से चली थी, उनकी ब्रांडिंग वैसे ही रही। जो उनका वोटर था उतने ही वोट उनको मिले, और इस बार तो और ज़्यादा मिले। और इस बार क्या है कि महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया, तो नीतीश कुमार के खेमे में जो वोटें आई, सबसे ज़्यादा महिलाओं की वोटें, जो अनुमान लगाया जा रहा है सबसे ज़्यादा महिलाओं की वोटें आई। तो नीतीश कुमार इस बार मतलब ब्रांडिंग उनकी अच्छी रही, तो इसलिए एक उभर के मतलब एक नेता। तो अब बीजेपी उन्हें सीएम बनाएगी नहीं बनाएगी ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार अभी उनका विकल्प बिहार के अंदर तो मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइप के। राकेश जी, आपको लगता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में संदेह है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरीके से चौहान साहब ने कहा, देखिए उनकी छवि ओवर ए पीरियड बनी हुई है, और ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से उन्होंने लगातार काम किया है,
और सबसे बड़ी बात है ये प्री पोल अलायंस है। और दूसरी चीज़ है कि सेंटर में दिल्ली में यह सरकार जो है जेडीयू पे टिकी हुई सरकार है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी जोखिम नहीं उठाएगी और वो जोखिम उठा के अपने केंद्र सरकार को नाराज़ नहीं करेगी। और साथ में ये है 2-3 विकल्प हो सकते हैं, जैसे यदि नीतीश इस बात पे एग्रीड हो जाएं कि ठीक है हम यहाँ की राजनीति नहीं करके केंद्र में यदि उप प्रधानमंत्री या इस तरीके की चीज़ों, मुझे लेकिन लगता है कि उन्होंने शुरू में ही फैसला किया कि हम बिहार की माटी से आते हैं, यहाँ माटी आपका लिट्टी इतना स्वादिष्ट है कि मेरे शब्द और मेरी जीवा में कई बार जो है द्वंद्व भी उत्पन्न हो जाता है। बड़ा बढ़िया बा। हाँ, बहुत अच्छा है ये स्वाद जो है। और इस स्वाद के कारण शब्द की जो एक चाशनी है, जो कहीं ना कहीं व्याकरण की चाशनी है, वो कई बार फिसल भी जाती है। तो मेरा ये कहना है स्वाद का ही ट्रस्ट है, बीजेपी इसको तोड़ना नहीं चाहेगी। इस स्वाद हाँ। का ट्रस्ट है, माटी का जो स्वाद है उसको बीजेपी उस ट्रस्ट को तोड़ेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक नीतीश कुमार के साथ कभी मतलब अपने ट्रस्ट को तोड़ा नहीं है। भले ही नीतीश कुमार ने तोड़ दिया हो, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार माटी मानुष के तौर पर न केवल उभरे हैं बल्कि बीजेपी ने उन्हें उभारा है। बीजेपी ने जब पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तब भी जदयू की सीटें बीजेपी से कम थी, उसके बावजूद बनाया और उसके बाद जब जब अवसर बिल्कुल। आया नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने का काम आपने किया है। देखा कि जब मौसम खराब था, कई लोगों ने उनके स्वास्थ्य के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियां, तो उन्होंने, बाकी लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे थे और वो पटना से लेके कुशेश्वर स्थान जो बहुत ही रिमोट एरिया है वहाँ जाके लोगों से मिले। बारिश में उन्होंने इस उम्र में उस एनर्जी के साथ काम किया। तो सिर्फ प्रोपोगेंडा से पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी नहीं चलती है। हो सकता है आप किसी पे सर का लगाएं इल्ज़ाम, ईवीएम का लगाएं, आप उसके स्वास्थ्य का लगाएं, करप्शंस का लगाएं, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि उन्होंने अपनी जो कहा जाता है कि पॉलिटिकल एक्यूमेन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, जो उनकी प्रशासनिक कुशाग्र बुद्धि है, जिनको उन्होंने केंद्र में भी देखा वहाँ भी देखा, इससे बिहार के जो एक अंधकार का युग था उसको प्रकाश के युग में लाया और वहाँ की बहन बेटियों ने शिक्षा ग्रहण किया। आज आप देखिए महानगरीय सप्ताह में हमारी बहन बेटियाँ वहाँ से जी राकेश कॉलेज जी, से महिलाओं पढ़ की के, आप बात करें तो उसमें जुड़ा एक सवाल कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, करीब 10% ज़्यादा वोट किया। और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक स्थिति है, 1952 के चुनाव के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब एक भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं करवाना पड़ा। ये बिहार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है और आज फिर से एक बार लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सकते हैं। मैं जोड़ना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार और महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की है। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर महिला घर से बाहर निकल के आएंगी तो ये मतलब बिहार को विकास की ओर ही ले जाएगा मेरे हिसाब से। मुझे कारण माना जा सकता है कि जो 10,000 रुपये आखिरी वक्त में ट्रांसफर हुए महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया और खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब महिलाओं को सेफ महसूस होता है, ये एक बड़ा फैक्टर रहा। 3-4 फैक्टर्स आप क्विक फैक्टर्स बता सकते हैं। जैसे 10,000 रुपया का ट्रांसफर जीविका दीदी के तहत किया गया, 1,100 रुपये वृद्धावस्था विधवा पेंशन के लिए किया गया और उससे भी बड़ी बात 125 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री दिया गया। ये छोटे से ऐसे मैं कह सकता हूँ फ्री बीज कल्चर उन्होंने किया। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके अलावा जो उन्होंने वहाँ की जो स्थिति है उसको बहुत ही तरीके से सलीके से बाहर किया है और यही कारण है कि उसके कारण उनको थम्पिंग मेजोरिटी मिली है। मैं एक कविता छोटा सा कहना चाहूँगा कि जब बाबा नागार्जुन, जो आप दरभंगा की मिथिलांचल की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अकाल और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि 4 दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, 4 घर के अंदर दाने आए 4 दिनों के बाद, कोए ने कजलाए फांके 4 दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें 4 दिनों के बाद। ये जो चीज़ें हैं ना कि जब आप अपने गांव में अपनी माटी से जब आप प्यार करते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपका जो संबंधी है, सगा संबंधी है, सुरक्षित है, वो सेफ है, उसे स्कूल, बिजली, पानी, जिस लालटेन में आप भी पढ़े होंगे, आप जाते हैं तो लाइट है, बिजली है, पानी है, सुरक्षा है, तो लगता है ये तो मिनी दिल्ली हमारे गांव बन गया है। कई सारे रिटायर्ड ओएनजीसी के ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, गांव में जाके बस रहे हैं। तो ये जो लीगेसी है, कहता है कि एज यू सो यू रिप, जो आप बोओगे वही पाओगे। तो लालू राबड़ी की जो बुनावट थी और यहाँ की जो बुनावट है, तो वो चीज़ें परिलक्षित होती है और वहाँ की जनता बहुत ही समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से भी और बहुत ही पॉलिटिकल रूप से एक्टिव है। और यही कारण है कि वो बोलते नहीं है और एग्जिट पोल कुछ होता है। जो आपने डिजिटल पॉलिटिक्स की बात हम लोग बहुत चर्चा किए हैं, डिजिटल पॉलिटिक्स वहाँ नहीं होगा, वहाँ पे प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि लोकतंत्र की जननी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन कहा जाता है कि ब्रिटेन की कोख से लोकतंत्र आया, और मैं कहता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र की जननी का कोख जो है वो लिच्छवी गणराज्य है और वो जो है हमारा बिहार प्रदेश है। और यही कारण है कि इसमें कावा तो लिट्टी चोखा वा।
और लिट्टी चोखा का बेजोड़ स्वाद आप भी लीजिए, इसलिए हम शो को यहीं पे समाप्त करते हैं ताकि आप लिट्टी चोखा का स्वाद, क्योंकि आपके मुंह में पानी आ गया होगा, आप गर्मा गर्म लिट्टी चोखा का स्वाद लें। और आप सबने आज देखा बिहार में बहार है, एक बार फिर नीतीश कुमार है।